नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी अड्डा पे। आज के इस सेशन में हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित किए जाने वाले एनटीपीसी सीबीटी 2 के पेपर को डील करने वाले हैं। सीबीटी 2 पेपर शिफ्ट 1 का पेपर है हमारे पास और आज का जो सेशन है वो खासकर वैसे युवाओं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपके पास ही होगा। कंप्लीट इसमें एनालिसिस करेंगे कि कौन से सेक्टर से और किस तरह के प्रश्नों को पूछा जा रहा है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा। इससे आपके जो फ्यूचर का जो प्रिपरेशन है उसको रणनीति बनाने में आपको मदद मिलने वाला है। साथ ही क्वेश्चन की पैटर्न आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और किस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए रेलवे के एग्जाम को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और ख़ास करके ये जो सेशन है इस सेशन में हम सिर्फ जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को करेंगे। मैथ के प्रश्नों को हम डील नहीं कर रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना डैश से मूल्य ह्रास घटाकर की जा सकती है। ये जो प्रश्न है ये आपको इकोनॉमिक्स से बिलोंग करता है, यानी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। साथ साथ हम यह भी डील करते रहेंगे कि जो क्वेश्चन है वो किस सेक्टर से पूछा गया है, ताकि आपको यह मालूम चल सके कि किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है आपको। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना डैश से मूल्य ह्रास घटाकर की जा सकती है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जो गणना है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटाकर की जा सकती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर देख सकते हैं सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को घटा करके। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज, जिसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद, प्रयागराज में वर्ष डैश में प्रयाग संगति समिति की स्थापना की गई थी। यहाँ पर सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि प्रयाग संगति समिति की स्थापना कब की गई थी। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन क्वेश्चन को लेंदी बनाया गया है। अब आपसे सीधे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता था कि प्रयाग संगति समिति की स्थापना कब की गई थी, लेकिन यहाँ पर लिखा है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में किस वर्ष में प्रयाग संगति की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1926। और यह जो प्रश्न बिलोंग करता है हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर से बिलोंग करता है। ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 मैथ का है। तो जैसा कि हमने वादा किया है आपसे कि मैथ के प्रश्नों को डील नहीं करने वाला, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आज हम बात करेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ये देखिए जो प्रश्न है ये आपके पॉलिटी का प्रश्न है। पॉलिटी के अंतर्गत एक चैप्टर है ग्राम पंचायत और वहीं से यह प्रश्न उठाया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। तो अगर आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो चैप्टर है पॉलिटी में उसको आपने पढ़ा होगा, तो आर्टिकल जो 40 है उसमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन की वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहां मौजूद होती है जहां किसी बाजार में डैश होता है, होती है, होते हैं। यह भी जो प्रश्न है यह प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछा हुआ है। ये क्या होता है? मार्केट मोनोपोली। यह जो बात कर रहा है मार्केट मोनोपोली, तो मार्केट मोनोपोली यानी एकाधिकार की बातें कर रहा है। तो एकाधिकार क्या हो सकता है? कई विक्रेता हो गए तो क्या एकाधिकार हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके मार्केट में फल विक्रेता है तो फल विक्रेता अगर 10 रहेंगे, 20 रहेंगे, अगर एक है तो ऑब्वियस सी बात है वो जिस रेट में चाहेगा उसी रेट में बेच सकता है। लेकिन अगर 50 है तो उन 50 में कंपटीशन हो जाएगा और मार्केट मोनोपोली जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मार्केट मोनोपोली कहने का मतलब यह होगा कि केवल एक विक्रेता अगर रहता है तो उसको हम बोलते हैं मार्केट मोनोपोली। तो एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहां मौजूद होती है जहां किसी बाजार में केवल एक विक्रेता होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2, केवल एक विक्रेता। चलिए, आई होप आपको यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच
इस एनालिसिस को सेंड कीजिए ताकि उनको भी आगामी एग्जाम में फ़ायदा मिले। अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर से उठाया हुआ है। मार्च 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज को या बॉक्सर को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA चैंपियंस और वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो मुक्केबाजी का संबंध जो देखिए, मैरी कॉम को मार्च 2021 में भारतीय मुक्केबाजी जो मैरी कॉम हैं उनको AIBA यानी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा चैंपियंस और वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। किनको? मैरी कॉम को। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। अगला जो प्रश्न है वो मैथ का है, नेक्स्ट भी मैथ का है, आगे आपको मैथ और रीजनिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम डैश में पारित किया गया था। ये जो प्रश्न है आपको हिस्टोरिकल नेचर का है, बट नॉर्मल हिस्टोरिकल नेचर का है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, अगर हम बात करते हैं एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री का, तो अगर आप ये तीनों हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें यह प्रश्न आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एकदम एंशिएंट में आपको जाके इसको पढ़ना पड़ेगा। ये आप कह सकते हैं मिसलेनियस नेचर का प्रश्न है, आपको लूसेंट वगैरह में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा आराम से। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1904 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1904। इसको याद भी रखना आपको, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में अगर इस प्रश्न को पूछा जाता है तो आप उसको इजीली बना सकते हैं। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम यानी एंशिएंट मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1904 में पारित किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है 2011 की जनगणना से है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में? एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, बिफोर दैट यू मस्ट हैव टू लुक सेंसस। आपको सेंसस देख के जाना है। 2-3 चीजें जो देख के जाना चाहिए, वो एक होता है सेंसस यानी जनगणना, दूसरा होता है वन रिपोर्ट यानी जो FSR होता है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट होता है। तो अभी 2021 का आ गया, अगर आप इसके बाद आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो FSR 2021 को देख के जाइएगा, क्योंकि ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जहां से प्रश्न हर एग्जाम में उठता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है 2011 की जनगणना अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो जैसा कि आपको मालूम है, सबसे कम जनसंख्या जो भारत में है 2011 की जनगणना के अनुसार वो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला जो प्रश्न है जीके जीएस का, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति ले पाएगा? यानी जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उससे कब तक भारत जो है फ्री हो जाएगा? ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से घोषणा भी किया गया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी 2022 तक जो है भारत सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो जाएगा, यानी कंप्लीट बैन कर दिया जाएगा उसका यूज। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, कथन और कारण से आपको दिया गया है। कहता है दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करता है। भारत एक बहुभाषी देश है। ऑफ कोर्स भारत क्या है? बहुभाषी देश है, यानी भारत में बहुत सारे लैंग्वेज है। मतलब आपको जो जीके जीएस का पूछने का जो तरीका है वो यहाँ पकड़ना है। ये लॉजिकल फॉर्म में आपसे पूछा है। दूसरा, हर देश में कई भाषाएं होती है, ठीक है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, निष्कर्ष 1 और दोनों पालन करते हैं, केवल निष्कर्ष 2 पालन करते हैं, राइट। अब यहाँ से आपसे बोला है कि तय किए गए निष्कर्षों में कौन सा कथन का तार्किक रूप पालन करता है। प्रश्न में आपसे कथन आपसे क्या बोला है कि भारत एक बहुभाषी देश है। ये तो आप कथन में स्टेटमेंट में सुन लिए। पहला है सभी भारतीय एक से अधिक भाषाएं बोल सकते हैं। तो भारत एक बहुभाषी देश है और निष्कर्ष में कंक्लूजन में कह रहा है सभी भारतीय एक से अधिक भाषा बोल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है। एक रीजन वाले लोग एक भाषा बोल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति बहुभाषी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये निष्कर्ष फॉलो नहीं होता है। हर देश में कई भाषाएं होते हैं, यह भी जरूरी नहीं कि हर देश में कई भाषाएं हो सकते हैं। तो यानी न तो हमारा निष्कर्ष 1 फॉलो कर रहा है और न ही हमारा निष्कर्ष 2 फॉलो कर रहा है।
आगे देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वह क्या था, ये रीजनिंग का प्रश्न है कैलेंडर से। अब आइए अगेन जो क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा का जो सहायक है सोन, गंडक, कोसी। देखिए बिहार में नदियों का अगर विस्तार देखेंगे तो सोन, गंडक और कोसी आपको ये सारे के सारे जो है, सोन तो आपको दक्षिणी इसका ये है, यहाँ पर से अगर आप बिहार में नदियों का जाल देखेंगे तो इस तरह से जब गंगा इंटर करती है तो यहाँ से आपको सोन आपको इंटर करते हुए इसके राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज आपको मिल जाएगा सोन। गंडक और कोसी जो है आपको इसको लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, यानी बाएं तरफ से गंगा में मिलती है। तो सोन, गंडक और कोसी ऑफ कोर्स गंगा का सहायक नदी है। तो कौन सहायक नदी नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और यह प्रश्न आपको किस सेक्टर से बन गया, ज्योग्राफी से बन गया, यानी भूगोल से प्रश्न आपको मिल रहा है। यह अगला प्रश्न देखिए फिजिक्स से आ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो तरंग दैर्घ्य जो सबसे कम होता है अल्फा, बीटा, गामा और दृश्य किरणों में सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होता है किसका होता है, गामा किरणें का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, गामा किरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए जीके जीएस का। यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है अगेन ज्योग्राफी से प्रश्न आ गया, यानी भूगोल से प्रश्न है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का बलित पर्वत है। किस प्रकार का है, बलित पर्वत, यानी फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है कौन, हिमालय। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए, बलित पर्वत। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से सेक्टर से किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं और हमें क्या पढ़ने की आवश्यकता है आपको एनटीपीसी क्लियर करने के लिए, यानी रेलवे के एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितना मेहनत आपको करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, इनमें से किसे एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021, यानी करंट अफेयर से प्रश्न है आपको। एनएसजी काउंटर आईईडी एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो ये शैलेश गनपुले को सम्मानित किया गया है। अब आगे देखिए, अगेन ये कैलेंडर से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अब अगर आप भारत के पड़ोसी देशों को बात करते हैं तो भारत के पड़ोसी देशों में देखिए यहाँ पर आपको चाइना आपको नज़र आएगा। तो ऑफ कोर्स जो चाइना है यहाँ पर आपको बांग्लादेश मिलेगा, पाकिस्तान इधर मिलेगा और इधर जो है म्यांमार मिलता है। तो इन पड़ोसी यहाँ जो चार ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, तो इन पड़ोसी राज्यों में क्या है, यहाँ पर देखिए चीन का जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे डैश भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो एक करवे समिति का गठन किया गया था और करवे समिति ने 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, ठीक है, तो ग्राम और लघु उद्योग समिति को करवे समिति के नाम से भी जाना जाता है और यही करवे समिति ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करवे समिति। और यह पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 मैथमेटिक्स का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 बायोलॉजी का प्रश्न है। आनुवंशिक का जनक, यानी जो आनुवंशिकी है का जनक किसे कहा जाता है, यानी जेनेटिक्स आप पढ़े होंगे, पीज वाला प्रश्न आपने पढ़ा होगा। और ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा हुआ है जेनेटिक्स प्रश्न 9th का। आप जब आप एनसीईआरटी साइंस पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। जो ग्रेगर मेंडल थे, ही वॉज अ मैथमेटिशियन एंड ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ साइंस। सो ही वॉज द फर्स्ट mathematician as well as science who talked about the genetics, right? तो आनुवंशिकी का जनक जो है वो ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर मेंडल।
आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। क्वेश्चन नंबर 39, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो गंगा नदी के बारे में आपने अगर इसका फ्लो, ज्योग्राफी का प्रश्न है या भूगोल का प्रश्न है, तो गंगा नदी का अगर आपने फ्लो देखा होगा तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, भाई यहाँ से तो निकलती है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में आप वाराणसी जानते होंगे, देखिए क्वेश्चन अगर आप ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ेंगे, एक कॉमन नेचर से क्वेश्चन को एलिमिनेट कीजिए। गंगा आपको मालूम है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, और वाराणसी जो है में देखते हैं गंगा नदी बार बार न्यूज में रहता है। बिहार में गंगा है ही, पटना में आप देखते हैं गंगा नदी है। मध्य प्रदेश, ऑफकोर्स मध्य प्रदेश में गंगा नदी नहीं है। तो 3 जब ऊपर वाला सही है तो चौथा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर आपका? मध्य प्रदेश। सो क्वेश्चन को एलिमिनेट करना भी सीखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है जनगणना से। तो देखिए 2 क्वेश्चन जो है जनगणना से आपको पूछ दिया। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्या और भी कोई ऐसा प्रश्न है? यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 46, मैल पीगी नलिकाएं। तो मैल पीगी जो नलिकाएं हैं निम्न में से किस में पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का प्रश्न है। तो बायोलॉजी का प्रश्न, मैल पीगी नलिकाएं जो है किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में जब पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। जब मैमल्स का क्लासिफिकेशन आप पढ़िएगा तब वो इसमें आपको मिल जाएगा, आर्थ्रोपोडा। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, उसी का प्रश्न था। देखिए अगेन हिस्ट्री से प्रश्न आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है हिस्ट्री से, और ये चोल वंश से। तो चोल वंश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के, एंसेंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो। चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार डैश भूमि वह होती थी जो मंदिरों को भेंट की जाती थी। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है सीधे सीधे कि वैसी भूमि जिसको मंदिरों को भेंट की जाती थी, दान दी जाती थी, उस भूमि को क्या कहा जाता था? तो उस भूमि को तिरुनामटुक्कनी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तिरुनामटुक्कनी। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन 3, तिरुनामटुक्कनी। अगला जो प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को डैश में यूनेस्को की विश्व विरासत या धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये जो प्रश्न है जनरल नेचर का प्रश्न है। आपको जो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है उसमें यह प्रश्न अगेन करंट अफेयर्स से मिलता जुलता प्रश्न है, क्योंकि बार बार जो यूनेस्को जो है करंट अफेयर्स में रहता है, क्योंकि लगभग हर साल कुछ न कुछ प्लेसेस को यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया जाता है और उसी समय इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो नई दिल्ली में स्थित लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पॉलिटी से आ गया क्वेश्चन। तो काफ़ी पॉलिटी सेंट्रिक, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब मिला जुला क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, डैश द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो 42वां संविधान संशोधन एक आया था, उसी में मौलिक कर्तव्य की बात की गई थी। डॉक्टर स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया था इंदिरा गांधी के समय, और इंदिरा गांधी के समय ही डॉक्टर स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था किसके बारे में? मौलिक कर्तव्य, राइट, मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो आपका ऑप्शन हो गया 4, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइए कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय की चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? तो फिर अगेन इकोनॉमिक्स से प्रश्न आ गया। तो जो आय की चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है वो है मूल्यह्रास। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन 2, मूल्यह्रास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करंट अफेयर से आ गया। 16 फरवरी 2021 को नागोजी ओकोंजो इविला को विश्व व्यापार संगठन WTO के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो जो
नागोजी ओकोंजो इवेला जो हैं वो हैं नाइजीरिया के। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने, अब जब नमक सत्याग्रह की बात करेंगे तो आपसे सीधे सीधे हिस्ट्री का प्रश्न, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी की ओर प्रस्थान किया था और नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। प्रश्न कभी कभी यह भी पूछ देता है कि दांडी सत्याग्रह जो है कितने दिनों तक चला था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 डेज। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एमएस स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर बोला जाता था और सेम क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है। तो एमएस स्वामीनाथन को हम जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, सदाबहार क्रांति के बारे में। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन 1 सदाबहार क्रांति यानी एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, सदाबहार क्रांति। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो नागरिकता अधिनियम जो है 1995 का है। तो 1955 का नागरिकता अधिनियम है। तो यह अगेन प्रश्न जो है पॉलिटी से आपसे पूछा गया। तो पॉलिटी से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं इस पेपर में। अलकप झारखंड और के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। तो मिसलेनियस नेचर का प्रश्न जो कि आर्ट एंड कल्चर से अगेन क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलकप जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? सो वी कैन से इट की ज्योग्राफी कम नॉर्मल नेचर का प्रश्न, इसको नॉट ट्रेडिशनल। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इस तरह का प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक जनरलाइज प्रश्न है। किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो सिल्ट, पेबल, क्ले और रेत। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया क्ले। अगेन प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स से, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान डैश क्षेत्र में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान दिया। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र जो है भारत में सबसे अधिक योगदान देता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। सो अगेन कैलेंडर से, काफी कैलेंडर से हम देख रहे हैं कि रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 79 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्वाद यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सारंगी। यह प्रश्न आपको आर्ट एंड कल्चर से बिलोंग करता है। तो काफी प्रश्न जो है आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इन्वायरमेंट कम करंट अफेयर्स आप इसको बोल सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की थी? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा अगस्त 2021 में किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपको, अगस्त 2021। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो ये बुक्स एंड इट्स राइटर की बात हो रही है। क्लियर लाइट ऑफ डे जो बुक है वो अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, किस वर्ष में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था? हिस्टोरिकल बेस्ड क्वेश्चन है यह। 1849 में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र में के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो याद रखना आपको परमहंस मंडली, क्या याद रखना है, परमहंस मंडली का गठन 1849 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पिग्मी। मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो गया, पिग्मी।
क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए, किस पर्वताग्र यानी माउंटेन फ्रंट, राइट, किस पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? यानी किसी पर्वताग्र के साथ, माउंटेन फ्रंट के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला जो होता है वो बजड़ा कहलाती है, और यह ज्योग्राफी का प्रश्न है। किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख के जोड़ने की श्रृंखला को क्या कहलाता है? बजड़ा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, करंट अफेयर से है। वी.आर. चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो वी.आर. चौधरी को सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया आपको? भारतीय वायुसेना के प्रमुख यानी चीफ ऑफ एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का क्या बनाया गया था? प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश व्हील्स के चारों ओर लिपटा हुआ एक पतली चुंबकीय परत युक्त प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जिस पर अनुक्रमिक अभिगम यानी सीक्वेंशियल एक्सेस की सुविधा मौजूद होती है, और इसे प्रायः बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने के लिए यानी बैकअप लेने के लिए डेटा का बैकअप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। सो दिस इज बेसिकली बिलोंग्स टू कंप्यूटर, और इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो होता है वो व्हील्स के चारों ओर लिपटा हुआ एक पतली चुंबकीय परत होता है, और इसका प्रयोग बेसिकली प्रायः जो होता है बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, 15 फरवरी 2021 को निम्नलिखित में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? एस. थियोडोर भास्करन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? सो यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन का जो संबंध है वो किसका है? यूरो से है। तो उनकी मुद्रा जो है वो यूरोपियन यूनियन का वह यूरो है। सो ये क्वेश्चन बेसिकली नॉट फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, वी कैन से दैट दिस इज द जनरलाइज क्वेश्चंस। जो करेंसी और जो कैपिटल होता है ये जनरल नेचर का क्वेश्चन होता है। अगेन देखिए, एक ज्योग्राफी का प्रश्न आ रहा है, भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध का जो संबंध है वह उत्तराखंड से है, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध। तो याद रहेगा, टिहरी बांध, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। और मैं बता दूं कि टिहरी वाला जो प्रश्न है ना, बार बार आपको रेलवे के कई ऐसे एग्जाम आपको मिलेंगे जिसमें यह प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 अगेन आपको आ गया करंट अफेयर से। 2021 ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियंस में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? सो भारत ने कुल 39 पदक जीते थे। किसमें? ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। क्वेश्चन नंबर 101, नव वर्ष को अलग अलग भागों में निम्नलिखित में से मनाया जाता है, यानी किस किन नामों से मनाया जाता है? सो यहाँ पर देखिएगा, जो नवरेह होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे नव वर्ष फेस्टिवल्स हैं, न्यू ईयर का फेस्टिवल्स है, जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो नवरेह जो होता है वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है। कश्मीरी हिंदू नववर्ष को हम क्या बोलते हैं? नवरेह बोलते हैं। उगादी की अगर हम बात करें तो उगादी जो होता है वो तेलुगु नववर्ष है। तेलुगु का नववर्ष क्या होता है? उगादी। और बीसू जो होता है, बीसू क्या है? मलयाली नववर्ष है। बीसू क्या है? मलयाली नववर्ष है। और पाना संक्रांति जो है, पाना संक्रांति जो है उसका संबंध उड़िया नववर्ष से है। तो पाना संक्रांति उड़िया नववर्ष, नवरोह कश्मीरी हिंदू नववर्ष, उगादी जो है तेलुगु नववर्ष, और बीसू क्या हो गया? मलयाली नववर्ष। अगला प्रश्न देखिए, आपको पॉलिटी से अगेन पूछा गया है, भारत में किस राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति, भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की जो नियुक्ति होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सो जिला न्याय जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। सो याद रखिएगा, जो जुडिशियरी सिस्टम होता है जहां पर राष्ट्रपति किसी को अपॉइंट करता है तो वो होता है
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। सो अगेन पॉलिटी से वो क्वेश्चन था। अर्थशास्त्र में यह जो प्रश्न है हिस्ट्री का बिलोंग करता है, एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे अशोका पीरियड, मौर्य पीरियड, तब आपको मिलेगा। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने विधि के कितने स्रोतों का उल्लेख किया था? तो विधि के लिए जो है कुल 4 स्रोतों का उल्लेख किया गया है अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 108 है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक डैश विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी जनसमूह देश है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 भारत। यह करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 109 जो कि केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य उपयोग में केक, मफिन, कुकीज जैसे सेके हुए यानी बेक्ड खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन क्रमक यानी लिवेंजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है यूज जो होता है किण्वन क्रमक के रूप में किया जाता है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप यह सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा और आगे की तैयारी करने में यह आपको मदद करेगा। अगेन हम आपसे मिलते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन सेट पेपर के साथ। एनटीपीसी के दूसरे क्वेश्चन पेपर को हम फिर डील करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।